Hello friends, welcome to another video of Code Easy with me. In our last video, we have discussed about structures which are also known as user defined data types, and also we have studied about their various features and how they can help us in using DC programming in real life scenarios. Now in this video we are going to discuss about preprocessor in C and how they help us to reduce the complexity of our programs. तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने बात की थी वो हमने सी के डेटा टाइप्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। अब हम इस में जो बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में, ये बेसिकली सी के अंदर एक हमारे पास में स्पेशल चीज़ है जो है प्री प्रोसेसर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ये कैसे हमें हेल्प करता है। तो देखिए जो सी का प्री प्रोसेसर होता है, बेसिकली उसका पहले डेफिनेशन क्या है। सी का प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है, सी का प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है कंपाइलर में जाने से पहले। देखिए आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, आप उसको क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं और फिर आप उसको कंपाइल करते हैं। तो जब आप प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसके बीच में भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है वो बेसिकली क्या करता है, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाता है, उससे पहले ही वो आपके प्रोग्राम को प्रोसेस कर देता है। तो इससे हो क्या रहा है कि बेसिकली जो आपका कुछ जो वर्क कंपाइलिंग के टाइम पे होने वाला था, या जो टाइम कंपाइलिंग के टाइम पे लगने वाला था, या एग्जीक्यूशन के टाइम पे रादर लगने वाला था, वो आपका पहले ही हो जाता है। तो उससे जो है आपका लोड, जो टाइम कंज्यूम होने वाला होता है एग्जीक्यूशन पे, वो कम हो जाता है। और ये बहुत सारी जगह आपको हेल्प भी करता है टू रिड्यूस द लाइंस ऑफ कोड, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को भी रिड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। तो इसकी डेफिनेशन है, सी प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस अवर प्रोग्राम बिफोर इट इज पास टू द कंपाइलर। ठीक है, अब देखिए इट इज नॉट नेसेसरीली कि आप प्री प्रोसेसर के बारे में ज्यादा जानकारी लें। आप बिना प्री प्रोसेसर को जाने भी सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं या आप उसको रन करवा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरीली कि आप प्री प्रोसेसर पे रिलाई करें, बट सिंस प्री प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जिसकी फंक्शनैलिटी से आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, तो इसलिए आपको प्री प्रोसेसर को जरूर से समझना चाहिए। तो देखिए बेसिकली सी प्रोग्राम जो होता है उसको हम बोलते हैं कोड, वो होता है हमारा सोर्स कोड। जब आप किसी भी फाइल में कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख देते हैं और आप उसको एक फाइल एक्सटेंशन देके उसको सेव कर देते हैं, तो बेसिकली वो हमारा एक सोर्स कोड बन जाता है। और जब ये हमारा सोर्स कोड एक प्री प्रोसेसर के थ्रू पास करता है, तो जो हमें तब उस टाइम पे चीज मिलती है वो होता है हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड। तो बेसिकली जो आपने एक फाइल के अंदर सारा कोड लिख के सेव कर दिया और फिर वो प्री प्रोसेसर के पास में जाता है, तो उसका बन जाता है हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड। अब ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड कैसे बनता है या क्या होता है हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड, वो हम देखेंगे अपने अपकमिंग टाइम में। अभी हम चेक करेंगे कि वो किस तरीके से एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनता है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये देख लें कि जो हमारा सोर्स कोड होता है उसके अंदर में जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड, जो हमारा सोर्स कोड होता है, जब उसके अंदर हम प्री प्रोसेसर यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम उसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल हैश। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल हैश हम कोई भी जो अपना प्री प्रोसेसर है उसको हम प्रोग्राम के अंदर में अपना यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो जिसको हम बोलते हैं वो हमेशा हैश से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरा होता है हमारा फाइल इंक्लूजन, तीसरा होता है हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन और चौथा है हमारा मिसलेनियस डायरेक्टिव्स। देखिए ये जो है मैक्रो एक्सपेंशन, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन या मिसलेनियस डायरेक्टिव्स, इनको हम डिटेल में जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी कि हमें कैसे कैसे हेल्प करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मैक्रो एक्सपेंशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ आईडी पे और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं मैक्रो एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सीधा एक आपके लिए फाइल ले लेता हूँ और उस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ macro.c। मैंने macro.c एक फाइल का नाम दे दिया है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ macro.c, मैंने नाम दे दिया है। अब macro.c में जैसे हम नॉर्मली पहले हैश इंक्लूड कोई भी हम जैसे वैल्यू डालते थे, जैसे हम नॉर्मली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच देते थे, वो हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैश, और यहाँ पे देखिए स्पेशल चीज मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया था हैश डायरेक्टिव, हैश का हम यूज करते हैं टू डिफाइन एनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और यहाँ पे मैंने दूसरा जो यूज किया वो मैंने लिख दिया डिफाइन।
ठीक है, अब मैंने लिख दिया हैश डिफाइन और यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई। अब मैंने क्या लिख दिया पाई के आगे 3.14। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक चीज को वैल्यू डिफाइन कर दी है पाई को, जो कि है 3.14। अब देखिए मैं नॉर्मली अपना एक प्रोग्राम बना लेता हूँ int main, और इसके अंदर में अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ फ्लोट, और मैं उसको दे देता हूँ एरिया नाम। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ वेरिएबल आर। ठीक है, या उसको रेडियस के लिए मैं आर ए डी दे देता हूँ, और सिंपली मैं क्या करता हूँ एक स्टेटमेंट दे देता हूँ प्रिंट एफ, या मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू भी दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे रेडियस की वैल्यू मैं दे देता हूँ 2। ठीक है, मैंने रेडियस की वैल्यू 2 दे दी। तो अब आप प्रिंट एफ एरिया एरिया ऑफ द सर्कल इज यहाँ पे %d और कॉमा एरिया यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने जो एरिया लिखा है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मैंने कैपिटल्स में पाई वहां पे दिया था वो मैं दे दूंगा, और उसके बाद में इनटू आर जो हमने लिया है आर ए डी, और फिर से मैं दे दूंगा इनटू आर ए डी। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, एरिया की वैल्यू निकलवा लिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और हम फिर इसको जल्दी से एक बार समझने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम का नाम है GCC macro.c, ये मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको आपका रन करवा देता हूँ। हमने रन करवाया तो देखिए यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ सर्कल इज, जो आपके सर्कल की वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गई है। तो यहाँ पे आपके एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू निकल के आ गई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई है वो 16106, बट इसमें कुछ गड़बड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि हमने यहाँ पे जो प्रिंटफ के अंदर एरिया की वैल्यू प्रिंट करवाई है वो हमने एज ए इंटीजर प्रिंट करवा दिया, बट जो हमारा एरिया है वो एक रियल वैल्यू है, तो उसके लिए हमें %f का यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और अब मैं इसको सिंपली एक बार रन करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मैंने यहाँ पे इसको रन करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एरिया है सर्कल का वो निकल के आ चुका है। अब आपको समझने वाली चीज है, यहाँ पे हमने मैक्रो एक्सपेंशन का यूज किया है। बेसिकली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जहां पे हमने क्या किया है, जो पाई हमारी उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर। तो जहां पे भी प्रोग्राम के अंदर पाई वर्ड का यूज होगा वहां पे ऑटोमेटिकली, जैसे देखिए आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ये हमें बता रहा है कि इट एक्सपैंड्स टू 3.14। तो जहां पे भी प्रोग्राम के अंदर हम पाई वर्ड का यूज करेंगे वहां पे हमारी ये वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि देखिए अगर यहाँ पे मैं एक अलग से वैल्यू पहले एक वेरिएबल लेता और फिर मैं उसके अंदर पाई को डिफाइन करवाता 3.14, तो उससे होता क्या है कि मान लीजिए कल को आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर आप गलती से पाई की वैल्यू चेंज कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, तो उससे आपके सारे प्रोग्राम में एरर आ सकती है। दूसरा, आप ये भी सोचिए कि जब एक वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है और वो पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल यूज करके उसे डिफाइन करके क्यों डिक्लेयर करें, जब हमें सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इसी चीज के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे पाई को करा तो आप ऐसे कर सकते हैं, या मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी जगह आपका सीधा सीधा लिख देता हूँ। देखिए मैं क्या कर देता हूँ, हैश डिफाइन, और यहाँ पे मैं उसके जगह सीधा आपका लिख देता हूँ पी, और पी को मैंने क्या दे दिया, प्रिंट एफ यू यूज्ड a macro expansion to get me printed। मैंने यहाँ पे इसका यूज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए सिंपली होगा क्या, जहां पे भी मैं प्रोग्राम में इस वैल्यू को डालूंगा वहां पे हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली इसके बाद में आपका एक पी डाल देता हूं और मैंने उसको इस तरीके से कर दिया है। तो देखिए आप अगर इसमें माउस को अपने लेके भी जाएंगे तो ये आपको बताएगा
p expands to you use the macro expansion to get me printed। अब मैं इसको आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार क्लियर स्क्रीन करके मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। मैंने प्रोग्राम कंपाइल करके और मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है। तो देखिए पहले तो आपका वैल्यू आ गई है और उसके बाद में आ गया यू यूज द मैक्रो एक्सपेंशन टू गेट मी प्रिंटेड। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज जो भी आप देना चाहते हैं वो आप मैक्रो के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और उस जो आप डायरेक्टिव में वैल्यूज देंगे वो उस जगह पे जहां पे भी आप उसको यूज करेंगे प्रोग्राम में वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो p हमने यूज किया ये रिप्लेस हो गया इस वैल्यू के साथ में, और इसकी जगह जब हमने एक्सपेंडेड कोड बनाया तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब देखिए जो हमने बात की थी, अभी हम बात करें तो ये हमारा नॉर्मली पूरा एक सोर्स कोड है। ये पूरा जो है जिसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पूरा एक सोर्स कोड है। बट जब हम इसको सेव कर देंगे और ये प्री प्रोसेसर के पास में जाएगा तो उस टाइम पे जहां पे भी ये चीजें आएंगी, जैसे जहां पे भी p आएगा वहां पे printf ये डल जाएगा, या जहां पे भी हमने पाई का यूज किया होगा वहां पे 3.14 आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमें सोर्स कोड मिलेगा उसको हम बोलते हैं आपका एक्सपेंडेड सोर्स कोड। तो चलिए हमने कुछ यूजेज तो देख लिया है। इसकी जगह पे मान लीजिए अब मैं इसके आपको एक बार हम पहले ये चीज देख लेते हैं। तो देखिए एक तो जैसे आपने देखा अभी हमने ये वाला एग्जांपल में भी लिया था कि हमने किस तरीके से यहाँ पे एरिया निकाला है एक सर्कल का और पाई का यूज किया था। तो पाई बेसिकली हमारे यहाँ पे एक मैक्रो था और जहां पे भी हम उसको यूज करेंगे वहां पे एट द टाइम ऑफ सोर्स कोड एक्सपेंशन उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये भी हमने समझ लिया कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जहां पे भी हमें कोई ऐसी वैल्यू यूज करनी है बार बार जो चेंज नहीं होने वाली है तो वो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे मैंने एग्जांपल में भी आपको एक printf वाला करके दिखाया था, सिमिलरली मान लीजिए कि आपको एंड का यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि एंड का यूज हो तो उसका भी मैं आपको इसी प्रोग्राम में एडिट करके टू सेव द टाइम एक बार बता देता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक और डिफाइन कर देता हूं, हैश डिफाइन AND, और इसको मैं आपका ये बोर्ड डाल देता हूं। अब देखिए और मैं सिंपली यहां पे क्या करता हूं, इफ एरिया इज लेस देन 12 and radius is greater than 1। तो देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या एंड ऑपरेटर का यूज करने वाला था, बट अब इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा AND, ठीक है। और मैंने लिख दिया अगर आपका एरिया लेस देन 12 हो और आपका रेडियस ग्रेटर देन 1 हो तो ये क्या कर देगा, printf I am small, ठीक है। और इसके साथ में हम क्या करवा देते हैं, ये प्रिंट कर देगा आई एम स्मॉल, ठीक है। एल्स printf आई एम बिग। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रेडियस की मैं यहाँ पे अगर हमारा एरिया इज लेस देन इसको 13 कर देता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से आपके लिए रन कर देता हूँ। ओके यहाँ पे हमारा p में एरर दिखा रहा है, और हमारा एरर है यहाँ पे, ठीक है। हमने सेव कर लिया। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपके लिए एक बार रन कर देता हूँ, और मैंने इसको जब रन किया तो देखिए यहाँ पे पहले एरिया ऑफ द सर्कल आ गया 12.56, और फिर आ गया आई एम स्मॉल, और फिर तीसरा यू यूज अ मैक्रो एक्सपेंशन टू गेट मी प्रिंटेड। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करा था, जो हमारा एंड ऑपरेटर था मैंने उसको एंड से रिप्लेस कर दिया है। आप यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट को जिसको आप चाहें आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, बट माय सजेशन इज कि आप यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यूज करें जो आपके प्रोग्राम में सेम रहने वाली हैं, जो और जिनका यूजेज प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स होने वाला है, तभी ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा ये हमने देख लिया कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक दूसरी चीज ये है कि आप एक दूसरे कोड के अंदर भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एंड डिफाइन किया था, अब मानिए यहाँ पे मैं डिफाइन अरेंज a ग्रेटर देन 25 एंड a लेस देन 50 कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो एंड है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर भी दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी। इंस्टेड जब आपका एक्सपैंडेड सोर्स कोड बनेगा उस टाइम पे वो उसे भी एक्सपैंड कर देगा। तो दिस इज ऑल्सो लीगल केस। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अभी तक जो हमने बात की थी वो नॉर्मल अपने मैक्रो की बात की थी, मैक्रो एक्सपेंशन में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे जो लास्ट प्रोग्राम में मैंने एरिया निकाला, अगर मैं चाहता हूं कि वो एरिया मैं ऐसे ना निकाल के और विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज निकालूं, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं उसके लिए भी एक प्रोग्राम ले लेता हूं और उसका नाम मैं दे देता हूं MACA। मैं MACARG.C मैंने उसका नाम दे दिया है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड stdio.h मैंने कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करता हूं, मैं हैश डिफाइन, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे एरिया, ब्रैकेट में मैं क्या ले लेता हूं आपके लिए, यहाँ पे मैंने एरिया ले लिया और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेंगे, उसके अंदर हम x ले लेंगे और यहाँ पे उसके बाद हम क्या ले लेंगे, इसकी डेफिनेशन ले लेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, 3.14 इंटू एक्स इंटू एक्स हमने यहाँ ले लिया है। ओके, नॉर्मली हमने ले लिया है यहाँ पे। अब उसके बाद जैसे हम अपना नॉर्मली फंक्शन लिखते थे int main, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ फ्लोट r इज इक्वल टू 2, मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैं एक ले लेता हूँ AR, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, AR इज इक्वल टू एरिया एंड ब्रैकेट में मैं क्या पास कर सकता हूँ, R, और यहाँ पे मैं वैल्यू printf के थ्रू करवा देता हूँ %f और यहाँ पे जो हमने लिया है कॉमा AR। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए पहले एक बार मैं इसको आपके लिए कंपाइल कर लेता हूँ, macarg.c, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एरिया आ गया सर्कल का। तो देखिए प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या है, एक नॉर्मल मैक्रो डिफाइन किया था जो हर जगह जाके रिप्लेस हो रहा था। इसके यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हमने मैक्रो में एक आर्ग्यूमेंट भी दिया है। इट इज बेसिकली जैसे आप एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं, सिमिलर तरीके से आपने एक मैक्रो के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया। यहाँ मैंने एरिया के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया है x, और फिर बाद में मैंने उसे डिफाइन कर दिया 3.14 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हम वैल्यूज को फंक्शन में पास करते थे, यहाँ पे हमने r की वैल्यू को इस मैक्रो में पास किया है, और इसकी जगह जब एक्सपैंड होगा तो ये एक्सपैंड होके क्या बन जाएगा, 3.14 इंटू आर, या मैं बोलूँ 3.14 इंटू टू, और यहाँ पे हमें वैल्यूज दे देगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने इस पे एरो लेके गया हूँ तो ये चीज दिखा भी रहा है कि इट एक्सपैंड्स टू 3.14 इंटू आर, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी एरिया की वैल्यूज निकल गई हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको फंक्शनैलिटी मिलती है मैक्रो के थ्रू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी मैक्रो को जस्ट एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बट आपको क्या इसे यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए उस पर भी हम आ जाते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं किसी मैक्रो और फंक्शन के बारे में, अगर हम यही सेम काम किसी फंक्शन से कराते तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको एक प्रोग्राम के अंदर 10 बार किसी सर्कल का एरिया निकालना है, तो जब आपका एक्सपैंडेड सोर्स कोड बनेगा, तो अगर आपने ये काम करवाया है किसी मैक्रो के थ्रू, तो जहां पे भी आपने ये मैक्रो को कॉल किया वहां पे ये सोर्स कोड आपका कॉपी हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि आपकी एक्सपैंडेड कोड की लाइंस बढ़ जाएंगी। बट अगर दूसरे हैंड पे हम बात करते हैं कि अगर हम यही सेम काम फंक्शन से करवाते तो हमारा लाइंस ऑफ कोड नहीं बढ़ता, क्योंकि सिंपली फंक्शन कॉल होता और हमें रिजल्ट आ जाता। बट उस केस में क्या होता कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और जब भी वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो नाउ इट इज अप टू यू कि आपको अपना टाइम के बारे में देखना है या आपको लाइंस ऑफ कोड के बारे में देखना है। बट जनरली अगर मैं बात करूं तो मैक्रोज मेक अ सेंस जब आपका जो आप मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही शॉर्ट हैंड है और उसकी वैल्यू मोर और लेस कांस्टेंट रहने वाली है, तब अगर आप मैक्रोज का यूज करें तो बेटर है। बट अगर मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा उसके अंदर, जैसे मान लीजिए अभी हमने जो यूज किया वहां पे हमने एरिया कैलकुलेट करवाया, अगर उसके अंदर और भी लाइंस ऑफ कोड है और वो थोड़ा बल्कि कोड है, तो आई सजेस्ट कि आप उस केस में फंक्शंस के साथ ही जाएं ताकि आपका लाइंस ऑफ कोड ना बने और वो प्रोग्राम भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे।
ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कंपैरिजन हो गया बिटवीन मैक्रोज एंड फंक्शंस। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, जो हमने अपने 4 मैक्रोज की बात की थी उसमें दूसरा जो हमारी चीज, दो हमने 4 अपने डायरेक्टिव की बात की थी, उसके अंदर जो हमारा सेकंड है वो है फाइल इंक्लूजन। देखिए आपने देखा है हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हैश इंक्लूड और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की फाइल को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इंक्लूड, ये हमें क्या करता है, किसी भी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने में हेल्प करता है। तो होता क्या है, जब भी एक्सटेंडेड कोड बनता है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनता है, उस टाइम पे जब ये कमांड एनकाउंटर होती है हैश इंक्लूड फाइल नेम या जो भी हेडर फाइल होती है, तो जो भी हेडर फाइल के कंटेंट्स होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोग्राम के हेड में या आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कॉपी हो जाते हैं और आपके प्रोग्राम में जो भी उससे चीज यूज हुई है या जो भी उसके फंक्शंस को यूज किया गया है वो आपको उसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और आती है, एक हमारा यहाँ पे के जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से ग्रुप या कैटेगराइज किया है हेडर फाइल्स में। जो भी फंक्शंस एक टाइप के हैं, जैसे अगर हम स्ट्रिंग्स के सारे फंक्शन की बात करें, जैसे strcpy या कोई भी फंक्शन जो रिलेटेड टू स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हमने लाइब्रेरी बना दी स्ट्रिंग डॉट एच। या मान लीजिए कोई भी मैथ के फंक्शन है, फॉर दैट मैटर स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है या किसी और तरह के मैथ्स के फंक्शन है, हमने उनको कैटेगराइज किया कि ये सब मैथमेटिकल फंक्शन है, तो उसके लिए हमने हेडर फाइल बना दी मैथ डॉट एच। और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप मतलब अपनी हेडर फाइल, ये आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की भी बात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में आपका जो भी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं हमने उनको क्लब कर दिया है। तो अब जब हम ये फाइल्स को इंक्लूड करते हैं तो जितना भी इनके अंदर में प्रोटोटाइप्स होते हैं वो सब हमारी फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमने जब भी यूज किया है तो हमने इसके अंदर हमेशा सेकंड टाइप का जो हाईलाइटेड वाला मैंने बताया, हम हमेशा यही यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है अगर हम डबल कोट्स यूज करें और क्या डिफरेंस है अगर हम सीधा इस तरीके से, जिस तरीके से हम अभी तक यूज कर रहे हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप फर्स्ट टाइप से उसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि वो आपको जो आपकी करंट डायरेक्टरी है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बात करें कि जैसे हम कोई भी प्रोग्राम इसमें लिख रहे हैं, तो अभी हमारी यहाँ पे करंट डायरेक्टरी क्या है, कोड की जो है हमारी कोड लर्नर वाली या कोड इजी विद मी वाली, ये जो अभी हमारी करंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर अगर हमारी हेडर फाइल होगी तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी। बट हम जो नॉर्मल केस में लिखते हैं इसके अंदर जो भी हमारा स्पेसिफाइड पाथ है, देखिए हम कोई भी जो हमारा वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है या टर्बो सी है या कोई भी जो हमारा कंपाइलर है, हम हर किसी को एक पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपने वो स्पेसिफाइड पाथ स्पेसिफाई किया हुआ है वो सिर्फ वहीं जाके सर्च करता है। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से डिक्लेरेशन करूंगा तो ये हमेशा जो भी हमारे स्पेसिफाइड पाथ हैं सिर्फ वहीं पे जाके उन्हें देखेगा। बट अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट स्टाइल से कोई डायरेक्टिव को यूज करते हुए किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, तो उस केस में जो हमारी करंट डायरेक्टरी है जहां पे अभी हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया वो स्टोर्ड है, वो उसको भी जाके चेक करेगा और वहां से भी उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस आ जाता है दोनों स्टाइल ऑफ एडिशन में। देखिए अब इसके अंदर एक और चीज आती है, अभी तक हमने जो भी हेडर फाइल की बात करी वो हम किसी ना किसी और की हेडर फाइल्स यूज कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि हमें अपनी हेडर फाइल बनानी है और अपनी हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक रूल क्या होता है कि जब भी हम हेडर फाइल्स की बात करते हैं तो हम हेडर फाइल में खाली प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन रखते हैं और उसके अंदर हम कोई भी डेफिनेशंस नहीं रखते। इसको ऐसा करने का बेसिक यूज सिर्फ यही है ताकि अगर जब आप ऐसा करें और कल को आप अपनी हेडर फाइल किसी को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे हम ऑलरेडी यूज्ड सी की हेडर फाइल को यूज करते हैं, तो इस केस में कोई भी डेफिनेशंस उसको पता ना लगे कि आपने अंदर क्या लॉजिक लगाया। जिसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे सिर्फ प्रोटोटाइप के बारे में ही पता लगेगा। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक हेडर फाइल डॉट एच अलग से बनाते हैं और जो भी उसके अंदर हमने फंक्शंस डिक्लेयर किए होते हैं उनका डेफिनेशन हम एक अलग से डॉट सी फाइल में देते हैं और फिर बाद में हम इन दोनों मतलब हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं और उससे हमारा काम हो जाता है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक आपका फंक्शन ले लेता हूं, फंक्शन का मैं नाम दे देता हूं मेन डॉट सी। मेन डॉट सी मैंने फंक्शन का यहाँ पे नाम दे दिया है। मेन डॉट सी बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक और आपका फाइल बना लेता हूँ, मैं उसका नाम दे देता हूं माई हेड डॉट एच। तो ये मैंने हेडर फाइल बना लिया। तो देखिए हेडर फाइल बना लिया है, इस हेडर फाइल के अंदर क्या करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे हैश इफ नॉट डिफाइंड, इफ एंड डेफ। अब देखिए ये भी अभी हमारे उसके अंदर में काम आने वाली है आगे चल के।
तो अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी के लिए आप इसको ऐसे ही रख लीजिए। अभी फ्यू मिनट्स बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमने ये क्यों लिखा था। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर माई हेड डिफाइंड नहीं है तो उसको डिफाइन कर दिया जाए, अभी हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी जो हेडर फाइल बनाते हैं उसके अंदर हम खाली प्रोटोटाइप्स देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सम टाइप का एक प्रोटोटाइप दे देता हूँ int सम, और इसमें मैं बोल देता हूँ कि जैसे हमारे ये दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करेगा, int x और int y के ऊपर ये हमारा काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद में मैं क्या दे देता हूँ, इसका मैं इसके लिए दे देता हूँ एंड, और मैं एंड इफ डायरेक्टिव दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है यहाँ पे। अभी इसके अंदर हमारा कोई एरर नहीं रही है। अभी देखिए यहाँ पे हमने इन डेफ के अंदर ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, सिंपली प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके बाद ये हमारा माई हेड, अब यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, बट अभी इसके प्रोटोटाइप जो हमने डिक्लेयर किया इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे माई हेड डॉट सी, और माई हेड डॉट सी में हम क्या करेंगे, माई हेड डॉट सी में हम जो भी हमारा प्रोग्राम था, जो भी हमने वहाँ पे डिक्लेरेशन दिया था int सम हमने डिक्लेरेशन दिया था, और इसको हम क्या कर देंगे int x int y जैसे हमने बताया था सिंपली, और इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करा देंगे, अब यहाँ पे हम सीधा करा सकते हैं रिटर्न ब्रैकेट में x प्लस y, तो ये हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया वैल्यू x प्लस वाई की। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक और सम ले लें उसको इज इक्वल टू करके, और ऐसे भी आप उसको रिटर्न करा सकते हैं। चलिए मैं आपकी ईज के लिए मैं वो वाला तरीका ले लेता हूँ, int a ले लेता हूँ, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ x प्लस वाई मैंने यहाँ पे कर दिया, और अब मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, आपका रिटर्न करा दूंगा मैं a, सिंपली a मैंने आपका रिटर्न करा दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे अपना जो डेफिनेशन था, जो हमने डिक्लेरेशन दिया था myhead.h में, उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमने जो यहाँ पे एक फाइल बनाई थी main.c, जो मैंने फाइल बनाई थी, एक बार मैं उस पर चले जाता हूँ main.c में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली हैश इंक्लूड, अभी तक जो हम करवा रहे थे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच से मैंने करवा दिया। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हैश इंक्लूड और यहाँ पे मैंने जो फाइल हमने अपनी बनाई है माई हेड डॉट एच को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया है। अब देखिए सिंपली हमें क्या करना है, int मेन मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ a जिसकी वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ, और एक इंटीजर ले लेता हूँ b जिसकी वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक और इंटीजर भी ले लेता हूँ c। ठीक है, और यहाँ पे मैं c इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन था सम, और ब्रैकेट में मैं क्या वैल्यू दे देता हूँ a कॉमा b। अब क्या है, सम के अंदर मैंने a और b इंटीजर्स की वैल्यू पास कर दी हैं, और मैं सिंपली क्या करा देता हूँ printf %d, और यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी किसकी, c की। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया है, हमने इंटीजर a b ले लिया है, और हमने एक जो हमने सम जो है हमारा बेसिकली वो बनाया था कहाँ पे, myhead.c में, और उसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने कहाँ दी थी, myhead.h में, डिक्लेरेशन हमने उसकी myhead.h में दी थी। तो यहाँ पे हमने वो फाइल इंक्लूड कर ली है। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे, अभी के लिए इसको रन करने के लिए हमारी कमांड थोड़ी अलग रहेगी, gcc main.c जो हमारा मेन प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा जो हमने लिया था माई हेड
डॉट सी और ओ मेन। ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है। अब सिंपली हमें इसे रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने रन करवा दिया इसे। तो देखिए यहां पे हमारा सम होके आ गया है 5। तो देखिए यहां पे हमने जो अपना जीसीसी कंपाइलर था उसको हमने दोनों ही फाइल्स को कंपाइल करने के लिए बोला, और जो और दूसरा जो था उसमें हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, a.exe के थ्रू रन कर रहे थे, अभी हमने इसको मेन के थ्रू रन किया है। तो ये थोड़ी डिफरेंट कमांड्स हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे हमने खुद की एक हेडर फाइल बनाई myhead.h, और कैसे हमने उसके लिए एक और सपोर्टिंग फाइल बनाई myhead.c। अब देखिए मैं आपको सारी ही फाइल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा myhead.h था, और ये हमारा myhead.c था, और ये हमारा मेन था। तो हमने myhead.h में एक डिक्लेरेशन दिया है, और उसका डेफिनेशन हमने myhead.c में किया है, और उसका यूज हमने main.c में किया है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम अपनी खुद की एक हेडर फाइल बना सकते हैं। बस जब भी हम हेडर फाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम जब अपनी हेडर फाइल बनाएं तो उसमें सारी हम खाली डिक्लेरेशंस दें, और जो डेफिनेशंस दें वो हम उसके करस्पॉन्डिंग .c फाइल में दें। और देखिए ये हमने क्लियर कर लिया अब यहाँ पे। अब ये अभी तक जो हमने बात की थी वो हमारी नॉर्मल बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इफ डेफ की और एंड इफ की। तो देखिए जो जैसे अभी हमने बात की थी मैक्रो की नॉर्मल, और उसके बाद में हमने फाइल इंक्लूजन की बात की थी। अब तीसरा हमारे पास में डायरेक्टिव आ जाता है कंडीशनल कंपाइलेशन का डायरेक्टिव। बेसिकली जो कंडीशनल कंपाइलेशन का हमारा डायरेक्टिव है, जैसे आपको याद है हम नॉर्मल प्रोग्राम्स में हम यूज करते थे अपना इफ एल्स को, उसी तरीके से हम यहाँ पे इफ डेफ को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इफ डेफ को यूज करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं बहुत छोटा सा, नॉट टेकिंग टू मच टाइम। मैं इसको इफ डेफ डॉट सी दे देता हूं नाम। इसके अंदर मैं सिंपली हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच कर देता हूं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक int मेन टाइप का प्रोग्राम। इसके अंदर में जाके मैं सीधा सीधा आपका इफ डेफ का यूज करता हूं, हैश इफ डेफ। ठीक है, इफ डेफ में मैं दे देता हूं यस। ठीक है, तो मैं यहां पे आपका क्या आ जाए, प्रिंट एफ हेलो यस डिफाइंड। ठीक है, और इसके बाद मैं आपका क्या दे देता हूं यहां पे, हैश एंड इफ। ठीक है, और दूसरा मैं फिर से इसको सेम को कॉपी कर लेता हूं टू सेव माय टाइम, और मैं इसको एक बार पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए यहां पे मैं यस कर देता हूं इसको, और हेलो नो डिफाइन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि हमने अभी तक आप देख रहे हैं। अब मैं इस प्रोग्राम के अंदर ऊपर जाके क्या करता हूं, यहां पे मैं डिफाइन में दे देता हूं यस। ठीक है, अब होगा क्या कि अब मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करता हूं। नॉर्मली हमारे प्रोग्राम का जो नाम है जीसीसी इफ डेफ डॉट सी मैंने रन कर लिया, और उसके बाद मैंने क्या करा आपका इसको, अब देखिए हेलो यस डिफाइंड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जैसे यस को डिफाइन किया था तो जो हमारी स्टेटमेंट इफ डेफ के अंदर थी वो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे नो जो है वो हमारा पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट्स हमारी वर्क नहीं की। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस यस की जगह सीधा यहाँ पे नो को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको नो को डिफाइन कर दिया। मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और फिर से मैं एक बार रन करूंगा। अब तो देखिए यहाँ पे आ गया हेलो नो डिफाइन। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसके अंदर इफ डेफ का मतलब है इफ डिफाइंड। तो अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तो जहां पे भी प्रोग्राम में ये हमने इस डायरेक्टिव का यूज किया होगा वहां पे अगर वैल्यू डिफाइंड होगी, मतलब ये वैल्यू डिफाइंड होगी, तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी, एल्स वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो स्टेटमेंट थी इफ डेफ के अंदर, जैसे आपने यहाँ पे देखा जब हमने येस का यूज किया था तो हमारी ये जो स्टेटमेंट थी ये प्रिंट हुई थी, बट जब हमने नो को यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो जो स्टेटमेंट हमारी नो के अंदर थी वो प्रिंट हो गई थी। तो इफ डेफ बेसिकली आपको हेल्प करता है जब आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करना हो।
जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको एक इजी चीज में बता देता हूँ। इफ डेफ का एक यूज मैं बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो आपको डिफरेंट यूजर्स को देना है, कोई उसे इंटेल की मशीन पे चलाने वाला है, कोई उसे मोटरोला की मशीन पे चलाने वाला है, या फॉर दैट मैटर कोई उसे लिनक्स पे चलाने वाला है, किसी डिफरेंट मशीन पे चलाने वाला है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कोड, जैसे मान लीजिए हर एक के लिए कुछ कोड डिफरेंट होने वाला है, तो वो कोड जो उस मशीन के हिसाब से हो आप उनको इफ डेफ में डिफाइन कर सकते हैं। इफ डेफ में आप डिफाइन करके क्या सिंपली दे सकते हैं कि अगर इंटेल ऊपर डिफाइन हो तो इंटेल का कोड चले, एल्स यहाँ पे क्या है मोटोरोला का कोड चले। और अगर ये डिफाइन ना हो तो मतलब आप डेफिनेशन में अगर आपने मान लीजिए ऊपर डिफाइन किया इंटेल, तो ये वाला कोड हमारा चल जाएगा। और अगर आपने डेफिनेशन में इंटेल को डिफाइन नहीं किया तो सीधा हमारा नेक्स्ट जो कोड है वो वाला कोड हमारा चल जाएगा एल्स को यूज करते हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमारा इफ डेफ काम करता है। अब हम आ जाते हैं इफ नॉट डेफ पे, IFN DEF पे, जो एग्जैक्टली हमारा उल्टा होता है आपका इफ डेफ का। तो देखिए हमने जो प्रोग्राम बनाया था, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे आपका इफ नॉट डेफ कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ पे इफ नॉट डेफ कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अब क्या है आप देखेंगे मैंने यहाँ पे येस की डेफिनेशन नहीं दी है, फिर भी हमारा येस काम करेगा। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देख रहे हैं हेलो येस डिफाइंड और फिर आ रहा है हेलो नो डिफाइंड। तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है कि जब हम इफ एंड डेफ का यूज करते हैं तो इस केस के अंदर आपका जो डेफिनेशन जिस चीज की आपने नहीं भी दी होती वो वाली चीज हमारी चलती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इफ नॉट डिफाइंड की जो है, अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा ना चले, इफ नॉट डिफाइंड ना चले, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर डिफाइन दे दूंगा। तो जैसे ही मैं ऊपर डिफाइन यस करूंगा तो उस केस में आप देखेंगे कि क्या होगा, जो हमारी स्टेटमेंट है, जो यस के साथ में स्टेटमेंट है, वो हमारा चलना बंद हो जाएगी। तो देखिए मैंने सेम प्रोग्राम के अंदर यस डिफाइन कर दिया और मैंने इसको फिर से चलाया है और मैं इसको रन कर रहा हूं, तो अब आप देखिए यहाँ पे हेलो नो डिफाइंड, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट आपका चला है क्योंकि यहाँ पे हमारा यस का डेफिनेशन जो है वो हमने दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ डेफ में अगर आपने किसी चीज का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ कोड नहीं चलेगा। जबकि जो इफ नॉट डेफ की बात मैं कर रहा हूं, अगर इफ डेफ में क्या है, इफ डेफ में अगर आपने किसी चीज को डिफाइन की हुई तो वो चलेगी, और अगर हम इफ एंड डेफ की बात करें तो इसमें अगर आपने कोई चीज डिफाइन नहीं की हुई तो वो चलेगी, अगर आपने उसे डिफाइन कर दिया तो वो उस कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो देखिए हैश इफ और हैश एलिफ डायरेक्टिव भी हम हमारे पास में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इफ डायरेक्टिव जैसे आपको पता ही है ये हम यूज कर सकते हैं टू इलिस्ट्रेट, मतलब अगर हमें चेक करना है, जैसे हम नॉर्मल इफ स्टेटमेंट में यूज करते थे कि अगर आपको किसी वैल्यू को टेस्ट करना होता था, अगर वो वैल्यू वैल्यूएट करती थी टू अ नॉन जीरो वैल्यू तो हमारी वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती थी। अब देखिए इफ और एलिफ डायरेक्टिव का भी मैं आपको एक छोटा सा इसी प्रोग्राम में यूज करके दिखा देता हूं। अब मैं इसमें आपका दे देता हूं हैश टैग हैश इफ, और इसके अंदर मेरे को जो भी कंडीशन देनी है, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं a लेस देन 5। ठीक है, तो मेरे को इसके लिए यहाँ पे एक a को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ int a इज इक्वल टू 4। मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने इफ डायरेक्टिव का यूज कर लिया, तो इसके बाद क्या करते हैं, हम सीधा दे देंगे प्रिंट एफ यस, हमने प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हमारा इफ डायरेक्टिव का हो गया है, और जहां पे भी हम ये डायरेक्टिव यूज करते हैं वहां पे हमें एंड इफ डायरेक्टिव यूज करना ही होता है। तो हमारा एंड इफ डायरेक्टिव हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। ओके, ये मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इफ डायरेक्टिव यूज कर दिया। अब आप देखिए इसके अंदर अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से आप एक बार कंपाइल करा के रन करवाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है हेलो नो डिफाइंड और फिर हमारा येस जो है वो प्रिंट हो गया है। मैं इसको भी एक बार \n कर देता हूँ, क्लियरली दिखेगा। तो अब देखिए अब मैंने ये रन करवा दिया है, तो अब पहले आया हेलो नो डिफाइंड और फिर हमारा येस आ गया है। तो जैसे हम इफ का यूज करते थे इफ एल्स स्टेटमेंट का, वैसे हम इफ डायरेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं टू टेस्ट सम काइंड ऑफ सिचुएशन और टू इवेल्युएट सम एक्सप्रेशंस। अब इसके अंदर हमारे पास में जैसे हम इफ के साथ एल्स का यूज करते थे वैसे हमारे पास यहाँ पे एल्स डायरेक्टिव भी आता है, और सिमिलरली हमारे पास एल इफ डायरेक्टिव भी आता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हम इफ डेफ
या इफ नॉट डेफ का यूज करने वाले हैं, या इफ डायरेक्टिव या एलिफ डायरेक्टिव का यूज करने वाले हैं, तो हमें एंड इफ स्टेटमेंट का यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट एंड इफ ये सारी स्टेटमेंट्स हमारे वर्क नहीं करेंगे। और दूसरा चीज ये है कि हम जैसे नॉर्मली इफ का यूज करते थे वैसे हम हैश इफ का यूज कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल एल्स का यूज कर सकते हैं वैसे हम एल्स डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमें एल्स में भी कंडीशन चेक करानी हो तो हम एल इफ डायरेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मिसलेनियस डायरेक्टिव। अभी हमने जो जिन जिन डायरेक्टिव की बात कर ली है मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने मैक्रो की बात की थी, उसके बाद हमने फाइल की बात की थी, उसके बाद में हमने अपना जो है कंडीशनल डायरेक्टिव की बात की थी। अब हम बात करें मिसलेनियस डायरेक्टिव्स की। अब देखिए मिसलेनियस डायरेक्टिव्स में बेसिकली अब यहाँ पे हम दो ही तरह के डायरेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, एक है अनडिफाइंड और एक है प्रेग्मा। तो देखिए जैसे अनडेफ, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज को आपने किसी चीज को अनडिफाइंड कर दिया, ठीक है। तो अनडिफाइंड क्या है, बेसिकली जो आपने अभी देखा था कि हमने जैसे कंडीशन ली थी इफ डेफ की, तो मान लीजिए कि आपने क्या करा, पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने नॉर्मली ये कंडीशन यूज की थी इफ डिफाइंड पेन, जैसे हमने देखा था, आपने लास्ट में हमने यूज किया था इफ डेफ इंटेल, तो आपने सारे में कंडीशन यूज की थी इफ डेफ की। अब मान लीजिए आप चाहते हैं बीच में कहीं आधे प्रोग्राम के बाद में जितनी भी कंडीशन इस तरह की यूज हो वो सारी आपकी काम ना करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यूज करेंगे इस डायरेक्टिव का, अनडेफ डायरेक्टिव का, और आप स्टेटमेंट एक वहां पे लगा देंगे हैश अनडेफ पेंटियम। तो उससे होगा क्या कि उसके बाद में जितनी भी हमारी इफ डेफ एनकाउंटर होगा उसके अंदर जो पेंटियम की वैल्यू वो अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब जो इफ डेफ के आगे की स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी उस ब्लॉक की स्टेटमेंट्स काम नहीं करेंगी। तो बेसिकली जब आप किसी एक डिफाइंड अपने डायरेक्टिव को, डिफाइंड अपने मैक्रो को उल्टा करना चाहते हैं तो उस केस में आप अनडेफ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा डायरेक्टिव जो है वो है हमारा प्रेग्मा डायरेक्टिव। अब ये बेसिकली काम आता है कुछ आपके सर्टेन फीचर्स को टर्न ऑफ या टर्न ऑन करने के लिए, और ये जो है स्पेसिफिकली जो इसकी कमांड्स होती हैं वो वेरी करती हैं कि आप किस प्रोग्रामिंग टूल पे काम कर रहे हैं, उस पे बिल्ड टूल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो देखिए अभी हम बेसिक कुछ अपना देख लेते हैं। कुछ जो हमारा प्रेग्मास होते हैं वो आपका फॉर्मेटिंग के काम आते हैं, कुछ कमेंट्स प्लेस करने के काम आते हैं, सो ऑन आपके कुछ वार्निंग्स को सप्रेस करने के काम आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम एक डायरेक्टिव को देख लेते हैं, प्रेग्मा स्टार्टअप और प्रेग्मा एग्जिट। तो बेसिकली ये हमारे को क्या करता है, जैसे आपको पता है हम एक नॉर्मल प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, पहले हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो मेन के पास में जाता है, और फिर मेन से वो जो भी हमारे जहां जो भी फंक्शन कॉल होता है उनके पास में जाता है। बट अब मान लीजिए आप ये चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल इस तरीके से काम ना करे बल्कि जैसे आप उससे बोले वैसे काम करे। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने दो फंक्शन डिफाइन कर दिए, fun1 और fun2। तो यहाँ पे हमने, आप देख रहे हैं डायरेक्टिव में क्या किया है, हैश प्रेग्मा स्टार्टअप fun1। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो कंट्रोल सीधा किसके पास में जाएगा, जो हमारा फंक्शन है fun1 उसके पास में चला जाएगा, और उससे क्या होगा, जो उसके अंदर कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो पहले क्या कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इनसाइड fun1। अब आप देखिए फिर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, प्रेग्मा एग्जिट fun2। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जिट करे, जब भी हमारा प्रोग्राम अबाउट टू डाई हो, तो उस टाइम पे प्रोग्राम का टर्मिनेशन होने से पहले वो fun2 को विजिट करे। तो अब यहाँ पे ये तो इसके अंदर क्या है, फिर सेकंड अब देखते हैं, फिर ये क्या होगा, मेन पे आएगा, मेन पे आपका इनसाइड मेन को प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद में क्योंकि हमने ऐसा डायरेक्टिव दिया था कि जब भी प्रोग्राम का कंट्रोल टर्मिनेट हो, जब भी रिटर्न 0, मतलब जब भी वो प्रोग्राम का कंट्रोल टर्मिनेट होने वाला उससे पहले वो फंक्शन 2 में जाए, तो प्रोग्राम के टर्मिनेट होने से जस्ट पहले वो फंक्शन 2 में गया, और यहाँ पे जो भी हमने स्टेटमेंट थी, जैसे यहाँ पे प्रिंट था इनसाइड fun2, वो हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर हम इस प्रोग्राम को नॉर्मली रन करते तो हमारा सिर्फ इनसाइड मेन ही प्रिंट होता। अगर हम ये दोनों डायरेक्टिव्स को ना दें तो यहाँ पे हमारा सिर्फ इनसाइड मेन ही प्रिंट होगा, ना तो fun1 पे जाएगा वो, ना fun2 पे जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमने एक स्टार्टअप और एग्जिट का तरीका जो है उसमें हम अपने हिसाब से उसको चेंज करवाने के लिए हमने ये किया है। अच्छा, इसमें दूसरी ध्यान रखने वाली चीज ये है अब कि जो हमारा फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 है, ये ना तो कोई वैल्यू रिसीव कर सकते, ना ये वैल्यू कोई रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बेसिकली ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्रेग्मा डायरेक्टिव का यूज करते हुए किसी फंक्शन को स्टार्टअप पे या एग्जिट पे रन करवा रहे हैं तो वो किसी तरह की वैल्यूज को ना तो रिटर्न करें ना रिसीव करें।
ये एक छोटा सा यहाँ पे क्लॉज आ जाता है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज में। इसके अंदर नेक्स्ट चीज में एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको जिस सीक्वेंस में उनको कॉल करवाना है प्रेग्मा से, उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको उनको डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज पे हम आ जाते हैं वार्निंग में। अब देखिए प्रेग्मा का जो एक और यूज है, इसके अंदर आप प्रेग्मा को यूज कर सकते हैं किसी वार्निंग्स को सप्रेस करवाने के लिए। ठीक है, अब इसका बेसिक एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूं। मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिखा है जो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ठीक है, बट आपने उसकी रिटर्न टाइप डिक्लेयर की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि मेरा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, बट मैं जब उसको डिफाइन करता हूं तो उसके अंदर मैं रिटर्न वाला स्टेटमेंट यूज करके कोई वैल्यू वहां से रिटर्न ही नहीं करवाता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक वार्निंग मिलेगी। अगर मैं चाहता हूं ये वार्निंग सप्रेस हो जाए तो मैं प्रेग्मा डायरेक्टिव का यूज कर सकता हूं। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, वो भी एक प्रोग्राम से देख लेते हैं। देखिए सिंपली हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम ले लिया है और उस प्रोग्राम के अंदर हमने पहले एक फंक्शन बनाया है int f1। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि हमारा फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की रिटर्न वैल्यू देता है, बट यहाँ पे हमने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई है। दूसरा, हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया void f2। इंटीजर x हमने इसमें जो है आर्गुमेंट टाइप लिया है, बट इस प्रोग्राम के अंदर मतलब इस फंक्शन के अंदर हमने कहीं पे भी इंटीजर x का जो है यूज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दो एरर्स हमारी हो गई। अब तीसरा हम देखते हैं, हमने एक तीसरा फंक्शन बनाया f3। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा है, int x इज इक्वल टू 6 रिटर्न x, और उसके बाद हमने x प्लस प्लस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि जो भी वैल्यूज होगी वो यहाँ पे आएंगी, और मतलब प्रोग्राम के अंदर फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल आएगा तो x को 6 की वैल्यू असाइन हो जाएगी और सीधा फंक्शन जो है वैल्यू 6 रिटर्न कर देगा। जो ये वाली स्टेटमेंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो रिटर्न स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा वैसे ही इस फंक्शन का जो कंट्रोल है वो टर्मिनेट होके मेन फंक्शन के पास में चला जाएगा। तो ये वाला जो प्रोग्राम ऑफ कोड है ये अनरीचेबल रह जाएगा। तो देखिए अब जब हमने प्रोग्राम मेन लिया है, मेन के अंदर हमने f1 को कॉल किया, f2 को कॉल किया और f3 को कॉल किया है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वार्निंग्स जो हैं वो दिखाई देंगी। एक वार्निंग ये दिखाई देगी कि आपने जो f1 के अंदर रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सेकंड आपको दिखाई देगी कि आपने जो इसके अंदर x लिया है उसका आपने कोई यूज नहीं किया, और थर्ड आपको दिखाई देगी अनरीचेबल लाइन ऑफ कोड। तो इन वार्निंग्स को अगर हम सप्रेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेग्मा डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं और सीधा हम क्या लिख सकते हैं, हैश प्रेग्मा वार्न RVL मतलब रिटर्न वैल्यू, और सिमिलरली हमने प्रेग्मा वार्न PAR पैरामीटर नॉट यूज्ड और प्रेग्मा वार्न RCH कोड नॉट रीचेबल। अब देखिए यहाँ पे जहां पे हमने माइनस साइन का यूज किया है वहां पे हम चाहें तो प्लस साइन का भी यूज कर सकते हैं, बट होगा क्या कि वो आपकी वार्निंग को सप्रेस करने की बजाय उन वार्निंग्स को स्क्रीन पे फ्लैश करवा देगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वार्निंग्स जो हैं वो फ्लैश ना हो स्क्रीन पे तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे उन्हें सप्रेस करने के लिए, और आप चाहते हैं वो फ्लैश हो तो आप यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा आ जाता है बिल्ड प्रोसेस। अभी तक हमने जो भी बात की उसमें आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी प्रोग्राम का कोड लिखते हैं और उसे कंपाइल करते हैं और जब वो फाइनली एग्जीक्यूट होता है, जो हमारी फाइल बनती है a.exe, उसके बीच में कुछ स्टेप्स रहते हैं। तो वो स्टेप्स क्या रहते हैं, पहले आप समझ लीजिए कि हमने क्या करा, हमने एक एडिटर में जो हम जैसे हम IDE का यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो का यूज कर रहे हैं, उसमें हमने अपने प्रोग्राम को टाइप कर दिया। अब हमने उसके बाद प्री प्रोसेसर, जैसे आपने देखा हमने उसके अंदर हैश इंक्लूड से कुछ हेडर फाइल ऐड करी या कोई डायरेक्टिव्स का यूज किया, तो वो सब हमारे प्री प्रोसेसर में क्या होगा, एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाएगी फाइल की, जिसमें वो जितने भी हमारे प्री प्रोसेसर की जो कमांड्स हैं या जो भी हेडर फाइल्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद जब हम उसे कंपाइलर के पास में भेजते हैं, फाइल हमारी कंपाइल होती है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो सोर्स कोड है उसे बेसिकली असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये असेंबली लैंग्वेज कोड है, ये आपको समझ में नहीं आता, ये असेंबलर को समझ में आता है, जो बेसिकली क्या करता है, इस असेंबली लैंग्वेज कोड को लेता है और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे, जो हमारा असेंबली कोड होता है उसे हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर जो आपका जो असेंबलर है वो क्या करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज को, और आपका कंपाइलर क्या करता है उसे असेंबली लैंग्वेज कोड में, और आपका जो असेंबलर है वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। और फिर आपका थर्ड पार्ट आता है लिंकर, वो क्या करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है आपके प्रोग्राम का और जो आपने उसमें लाइब्रेरीज जितनी भी यूज की हैं उन दोनों को लिंक करके
फाइनली एक ऐसा कोड बना देता है जो आपके मशीन के काम आए। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में हम समझे, हमने एक सी का सोर्स कोड लिखा विजुअल स्टूडियो में जाके, फिर उसके बाद जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे उन्होंने हमें एक्सपैंडेड सोर्स कोड दे दिया। एक्सपैंडेड सोर्स कोड को जब हमने कंपाइलर में रन किया तो वहां से हमें मिल गया असेंबली कोड, और उस असेंबली कोड को हमने जब असेंबलर को दिया तो असेंबलर क्या करता है, ये वाला जो कोड है इसको मशीन लैंग्वेज में बना देता है, और जो हमारी लाइब्रेरी फंक्शन हमने यूज किए थे उनका जो कोड है दोनों कोड को कंप्लीट कर देता है। और फिर लिंकर क्या करता है, असेंबलर के यहां से जो हमें ऑब्जेक्ट कोड मिला है, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड, या जो हमें मशीन लैंग्वेज में कोड मिला है, और जो हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस का ऑब्जेक्ट कोड है, इन दोनों को एक साथ में लिंक करके हमें फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली ये आपके सी प्रोग्राम का एक बिल्ड प्रोसेस है कि किस तरीके से आपका जो सी प्रोग्राम की जो आप .c फाइल देखते हैं वो किस तरीके से a.exe में कन्वर्ट होती है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने बात की यहाँ पे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया था। अब हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में चेक करेंगे कि किस तरीके से जो हम अभी तक इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज कर रहे थे जैसे printf, scanf या इसी तरह के कुछ और फंक्शंस हैं, ये हमें किस तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करने में या इनपुट लेने में हेल्प करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ये सब अब हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव अस अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो डू शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Till our next video, bye bye. Thank you for watching our video.